इस वीडियो में हम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ रह गई हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। इससे पहले हमने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हमें ये बताती हैं कि एक कंपनी जितने पैसे इन्वेस्ट करती है अपने काम के लिए, यानी ये इक्विटी है, इक्विटी को जितना लगा रही है, जितने पैसे लेकर आ रही है, उसके मुकाबले में कितना इनकम या कितना रिटर्न कंपनी को मिल रहा है। तो इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ डिफरेंट मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए करती हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न हम कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलता है, उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट का। और इसको हम कहाँ से देखते हैं? ये नेट इनकम होती है जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट होती है। इनकम स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होता है वो नेट इनकम या नेट लॉस होता है। और ये रिटर्न, अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये हमें नेट इनकम वसूल हुई है। और अगर यहाँ पर लॉस होता तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट ही ना करते कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं है। और ये जो इक्विटी है, इस इक्विटी को हम लोग उठाएंगे बैलेंस शीट के अंदर से। BIS हम बैलेंस शीट के लिए लिख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें ओनर्स की इन्वेस्टमेंट के हेड के अंदर इक्विटी नज़र आएगी, वहाँ से हम लोग ये लिखेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमें इक्विटी के इन्वेस्ट करने पर कितना नेट इनकम या कितना रिटर्न मिल रहा है। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो हमारी नेट इनकम है वो यहाँ पर है ₹2 लाख, और जो हम ओनर्स ने इन्वेस्ट किया था, जो इक्विटी थी, वो थी ₹2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख। अब जब हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो नेट इनकम डिवाइडिंग बाय इक्विटी लिखकर इसको मल्टीप्लाई 100 से देंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज में ये आंसर देखना है। तो 2 लाख को जब 2 मिलियन पर डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10% आता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये है 10%। और ये 10% हमें ये बताता है कि जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस उससे 10% उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न देता है वो है 10%। रेशोज़ में डिफरेंट जगह पर कैपिटल एम्प्लॉयड बार बार हम लोगों को देखने को मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं। कैपिटल जो हम बिजनेस में एम्प्लॉय करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं? ये इसके लिए दो हमारे पास ऑप्शन होती हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट जो भी हमारे बिजनेस के हैं, उसमें अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल को जमा कर दें, नेट वर्किंग कैपिटल हमारा होता है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस करने के बाद जो आता है उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इस अमाउंट में अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को जमा कर दें तो हमें ये पता चल जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में हुई है। और इस इन्वेस्टमेंट में हम करंट लायबिलिटी को क्यों नहीं लेते? इसका रीज़न ये है, जो करंट लायबिलिटी के थ्रू हमारे पास अमाउंट आती है वो यूजुअली अकाउंट पेएबल यानी परचेज होती हैं, जिसके लिए हमने अमाउंट पे करनी होती है, या तमाम ऐसी अमाउंट जिसको 1 साल के अंदर अंदर ही हमने पे कर देना है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बिजनेस में लगा दिया जाता है। जो अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए एक बिजनेस में लगा दी जाती है, इसलिए हम इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये है हमारे बिजनेस की एसेट साइड। एसेट साइड से भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को ले सकते हैं, इसकी अमाउंट को। और अगर हम समटाइम्स ये होगा कि एसेट्स हमारे पास नहीं गिवन, हमें इक्विटी और लायबिलिटी साइड ही गिवन है और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करना है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम लॉन्ग टर्म डेट जो गिवन है उसमें अगर हम लोग इक्विटी को जमा करें तो ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसमें हम करंट लायबिलिटी को हमने कहा कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेते हैं, तो इसमें जब हम लोग लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड पर जाएंगे तो हम लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर देंगे, उसे उसकी अमाउंट को नहीं लेंगे। और अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरह से कैलकुलेट करें एसेट साइड से, या हम लोग लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी साइड से कैलकुलेट करें, दोनों साइड से हम दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो आंसर है दोनों तरफ से बराबर आएगा। तो इसको हम बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में जाकर हम इसको देख लेते हैं। अगर हम लोग एसेट साइड पर
कैलकुलेट करते हैं, इससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं कितना आता है, और अगर हम डेट एंड इक्विटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं। ये हमने कहा ये हमारे एसेट्स हैं और ये टोटल एसेट की अमाउंट है 6,59,300। तो इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, अगर हम एसेट साइड के बेस पर कैपिटल एम्प्लॉयड को देख रहे हैं, इसमें से हम करंट लायबिलिटी जो कि 95,000 है, इसको हम लोग लेस करेंगे। 6,59,300 लेस 95,000, और यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करके लिखते हैं, तो ये अमाउंट आएगी यहाँ पर 5,64,300। ये है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम लोग इसको एसेट साइड से कैलकुलेट करके देखें, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ जो हमने अभी देखा था ये लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी भी अगर हम लोग करें तो ये फिर भी अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड की वही होती है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास 1,50,000। 1,50,000 में हम जमा करेंगे 4,14,300। यहाँ पर भी हम करंट लायबिलिटीज़ को नहीं लेंगे, 1,50,000 लिखा हमने, और यहाँ पर ओनर्स इक्विटी लिखी जो कि 4,14,300 है, तो ये मिलाकर आ गई 5,64,300। और यहाँ पर जब हमने एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया तो ये भी आ गया 5,64,300, और यहाँ पर हमने इसे लिख दिया। और ये बराबर होने का रीज़न ये है कि जो भी हम लोग डेट या इक्विटी में से अमाउंट लेकर आते हैं, उस अमाउंट को हम हमेशा उसी अमाउंट में से हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम हमेशा एसेट साइड लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड के बराबर होती है। और अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरफ से कैलकुलेट करें एसेट्स में से, फिर भी उसका आंसर वही आएगा। अगर डेट या इक्विटी साइड से कैलकुलेट करें तो फिर भी उसका आंसर वही आएगा। अब हम एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखते हैं जो कि है ड्यूपेंट अर्निंग पावर। ड्यूपेंट इसमें एक पर्सन का नेम है। अब ड्यूपेंट किस बेस पर अर्निंग को असेस करता है, उसकी बेस पर है ड्यूपेंट रेशो। अब जो ड्यूपेंट है वो ये कहते हैं कि हमारी जो अर्निंग पावर है, किसी कंपनी कोई कितना अर्न कर सकती है, उसका अंदाज़ा नेट इनकम से नहीं लगाया जाता। जैसे यहाँ हमने देखा नेट इनकम है, यानी इंटरेस्ट, टैक्स, एक्सपेंसेस सब करने के बाद जो इनकम आ रही है वो है नेट इनकम। इनका कहना ये है कि जो हम लोग किसी कंपनी की अर्निंग पावर है उसका अंदाज़ा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लगाते हैं, क्योंकि टैक्स पर कंट्रोल नहीं होता हमारा, और ना ही इंटरेस्ट जो कंपनी ने लोन लिए हुए हैं उनको कम करने पर कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारा डेट नीडेड है तो अर्निंग पावर कंपनी कितना अर्न कर रही है उसका पता चलता है इससे पहले कंपनी की सेल्स जो आती हैं वो, उनमें से जितने भी कंपनी एक्सपेंसेस करती है उन एक्सपेंसेस को छोड़कर जो कि इंटरेस्ट और टैक्सेस की हैं, इससे जो अमाउंट आती है उसे हम अपनी EBIT कहते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये हम लोग लिखेंगे। तो अगर 2 लाख नेट इनकम थी तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था वो था ₹2,40,000, क्योंकि जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है तो उसमें से फिर टैक्स भी लेस होता है, इंटरेस्ट भी लेस होता है, और फिर नेट इनकम आती है। तो 2,40,000 हमने यहाँ लिए लिखा, और इस पर हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल एसेट को, यानी जितने भी पैसे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने एसेट में की हुई है हम उन इन्वेस्टमेंट पर अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल एसेट। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल एसेट हैं इसे हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं, ये हैं 6,59,300। तो यहाँ पर हमने पहले लायबिलिटीज़ को माइनस किया था, और अब जब हम लोग ड्यूपेंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये पूरे लिखेंगे 6,59,300। हमें जब भी दिया होगा किसी का नेम जैसे यहाँ पर गिवन है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो अर्निंग पावर है या उसके अकॉर्डिंग जो रेशो है हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर टोटल एसेट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट लिख देते हैं तो इस तरह से फिर हमारा क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें जिसके अकॉर्डिंग रेशो कैलकुलेट करने को कहा गया है हम उसी के अकॉर्डिंग उसी का फॉर्मूला लगाकर करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से ताकि हम परसेंटेज में आंसर लिख सकें, और ये हमारे पास आ जाता है 36.4%। तो ड्यूपेंट अर्निंग पावर के मुताबिक बिजनेस जो अर्न कर रहा है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर, टोटल एसेट पर, वो है 36.4%। और अगर हम नॉर्मली जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसकी बेस पर करें तो उसकी बेस पर यहाँ पर अर्न कर रहा है 10%।
तो इस वीडियो में हमने देखा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रिटर्न जो आता है वो डिफरेंट बेसिस पर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और हमने कैपिटल एम्प्लॉयड जाना, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फिर हमने देखा ड्यू पेड अर्निंग पावर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।